मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिलों से कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सरोकार। मैं कमलेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड एलटी भर्ती की तैयारी हेतु शिक्षण अभिरुचि की हम चाणक्य सीरीज के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। ये आज सीरीज का वीडियो नंबर 5 होगा। इससे पहले की वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख लीजिए और अपनी तैयारी को इस बेहतरीन सीरीज के माध्यम से बूस्ट दें। और साथ ही चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए। और हाँ, आप लोग वीडियो शेयर और लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। लाइक शेयर से कुछ नहीं जाता दोस्तों, उससे आपको अच्छी वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होंगी वो लगातार मिलती रहेंगी और मुझे क्या होगा कि थोड़ा इसी प्रकार से और अच्छी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं है दोस्तों। खैर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से अधिगम का पठार है। ए, सीखने में रुकावट, बी, सीखने में मंद गति, सी, 2 सीखने की अवस्थाओं के बीच बाधा, डी, सीखने के दौरान उत्पन्न बाधा। चलिए इसका आंसर जिसने बता दिया मान जाऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं पहले इसका सीधे आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्यों है चलिए समझते हैं। अधिगम का अधिगम का पठार क्या होता है? अधिगम का पठार होता है सीखने में कोई रुकावट आ जाती है नहीं? तो आप जा रहे होंगे सीखने में रुकावट में, ठीक? तो ये क्यों नहीं है? देखिए अधिगम पठार होता है जैसे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ सीखा, ऐसे ऐसे बढ़ते गए, लेकिन यहाँ पर अब एक रुकावट आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर रुकावट आ गया। और ये रुकावट कैसी होती है? ये रुकावट कुछ समय के लिए रुकावट आई और उसके तत्पश्चात फिर से हम अधिगम करना हमने क्या कर दिया? शुरू कर लिया, ठीक है। तो ये होती है अधिगम का पठार, ये होता है अधिगम का पठार। तो कहने का मतलब कि 2 सीखने की अवस्थाओं के बीच, जैसे यहाँ से हमने एक अवस्था यहाँ से सीखी, ठीक है, यहाँ से सीखी एक अवस्था, ठीक, और एक अवस्था यहाँ तक हमने सीखी थी, ठीक है। इन दोनों के बीच, इन 2 अवस्थाओं के बीच जो बाधा आई, ठीक है, उस बाधा को बोलते हैं, उस रुकावट को बोलते हैं हम अधिगम पठार, ठीक है, ना कि सीखने में रुकावट। अब सीखने में रुकावट क्या होता है कि हम सीख रहे थे, है नहीं, यहाँ पर रुकावट आई, कोई ऐसी चीज़ जिससे रुकावट आ गई, अब ये रुकावट परमानेंट हो जाती है, ठीक है, ये आगे ये रुकावट रुकावट आगे भी चालू रहे है नहीं, तो इसको हम परमानेंट रुकावट बोलते हैं, इसको हम अधिगम का पठार नहीं कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई बीएड प्रशिक्षण के दौरान अगर हमारी जॉब लग गई, प्रशिक्षण के ही दौरान कोई अन्य जॉब लग गई, ठीक है, तो जो हम प्रशिक्षण ले रहे थे, हम अगर जॉब करना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा कि जो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं वहाँ पर रुकावट आ गई हो, ठीक है। अब वहाँ से आगे शुरू होने की कोई भी संभावना नहीं है, वो है सीखने में रुकावट, वो है परमानेंट रुकावट होगी वो, ठीक है। और सीखने में मंद गति, ये तो कोई चीज़ नहीं, ठीक है, मंद गति है तो वो तो सीखता तो रहेगा, कोई पठार नहीं है वहाँ। सीखने के दौरान उत्पन्न बाधा, अब सीखने के दौरान उत्पन्न बाधा आ गई, कोई बाधा आई यहाँ, है नहीं। अब बाधा वो कैसी भी हो सकती है ना, परमानेंट बाधा, तो वो परमानेंट बाधा होगी तो ये डी ऑप्शन भी नहीं हुआ।
तो सी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। रॉबर्ट गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? सही आंसर, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि रॉबर्ट गैने महोदय ने जो अधिगम सिद्धांत दिया, ठीक है, वो क्या कहते थे गैने महोदय कि यदि अधिगम के दूसरे प्रकार की या फिर कहें कि दूसरी परिस्थितियों का ज्ञान तब हो सकता है जब पहली परिस्थिति का ज्ञान हमें मालूम है या ज्ञान है हमें, ठीक है, ये कहते थे गैने महोदय। यानी कि कह सकते मोटे मोटे शब्दों उसमें समझ सकते हैं कि प्रत्येक नवीन अधिगम के पूर्व उससे निम्न स्तर वाला अधिगम आवश्यक है, कहने वाले हुए गैने महोदय, ठीक है। गैने महोदय ने 8 अधिगम परिस्थितियों के 8 प्रकार बताए थे, ठीक है। उन्होंने पहला बताया था संकेत, ठीक है, पहला बताया था संकेत, और दूसरा बताया था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा बताया श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, छठा संप्रत्यय अधिगम, और सातवां सिद्धांत, और आठवां बताया था समस्या समाधान, ठीक है। तो इसमें शाब्दिक भी बताया, श्रृंखला बताया, संकेत बताया, लेकिन अंतर्दृष्टि नहीं बताया। अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ अधिगम ये नहीं बताया था रॉबर्ट गैने ने। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व बुलाकर नहीं होगा, ये भुलाकर होगा, अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। ए प्रतिगमन, बी दमन, सी प्रक्षेपण, डी तादात्मीकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तादात्मीकरण, ठीक है। प्रतिगमन क्या होता है? अपनी पूर्व की स्थिति में लौट आना प्रतिगमन कहलाता है नहीं? तो यहाँ कोई प्रतिगमन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दमन क्या होता है? कल ही बता रखा है, दमन और शमन, ठीक है। दमन क्या होता है? दमन अपने अचेतन मन में आए जो भी विचार हैं उनका दमन करना, वो क्या है? उनको दबा देना, वो है दमन, ठीक है। प्रक्षेपण को इससे समझ जाइए कि जैसे कोई एग्जाम है, एग्जाम हॉल में किसी एग्जाम में बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। अब बच्चा फेल हो गया तो बच्चा उस फेल होने का कारण जो है वो अपने जो एग्जाम हॉल में ड्यूटी लगी थी परीक्षक जो थे, ठीक है, जो निरीक्षक जो थे उन पर वो इस इल्ज़ाम को डाल देता है कि अगर कक्षक, ठीक है, या निरीक्षक जो हैं वो मुझे नकल करने देते तो मैं पास हो जाता, मैं इनकी वजह से फेल हुआ हूँ, ठीक है। तो ये प्रक्षेपित कर रहा है किसी के ऊपर, यानी कि फेंक रहा है अपना, ठीक है। तो ये होता है प्रक्षेपण जैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो तादात्म्यकरण में व्यक्ति अपना अस्तित्व को भुलाकर दूसरे के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करने लगता है, दूसरे की नकल करने लगता है तादात्म्यकरण में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। व्यक्तित्व के संदर्भ में असत्य कथन है। ये ऑप्शन है, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। बिल्कुल भाई साहब, शारीरिक भी आते हैं, मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं व्यक्तित्व में, ठीक है नहीं? तो ये तो ठीक है। इससे ही व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति होती है, व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ये भी ठीक ही है। सी ऑप्शन है, इसकी प्रमुख विशेषता भी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। ऐसा क्या होता है भाई कि समय के साथ चेंज हो जाता है वो? चलिए पढ़ लेते हैं अभी ऑप्शन नंबर डी को भी। यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों है, बिल्कुल आंतरिक भी है बाह्य भी है व्यक्तित्व, है नहीं? तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य कथन है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है भाई साहब,
अच्छा अगर व्यक्तित्व है तो कहाँ उस परिवर्तन हो गया है बताओ। मान लिया जाए आप साइकिल चलाना सीख गए हैं, ठीक है, साइकिल चलाते हैं आप, क्या कुछ समय के बाद साइकिल चलाना भूल जाओगे? ऐसे हो सकता है, कोई रेयर कंडीशन में हो सकता है, लेकिन इसकी विशेषता थोड़ी ना है कि यार समय आया तो आप बिल्कुल परिवर्तन कर दोगे, मतलब साइकिल चलाना ही भूल जाओगे हैं। या फिर आप जैसे क्रोधी टाइप के हो, ठीक है, तो बहुत रेयर कंडीशन होगा कि आप एकदम से अपने में परिवर्तन लाओगे, आप खुश मिजाज किस्म के हो जाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है, यानी कि सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है। विशेष घटनाएं कहो या विशेष उदाहरण कहो, ठीक है नहीं, से सामान्य सिद्धांत, सामान्य नियमों तक पहुंचते हैं, तो वो क्या होता है? आगमनात्मक तर्कना होती है नहीं। आगमनात्मक तर्क क्या होता है? उदाहरण से निष्कर्ष की ओर होता है नहीं। तो यानी कि विशेष घटनाओं, विशेष उदाहरणों से सामान्य की ओर, ठीक है, सामान्य सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है। तो ये आगमनात्मक तर्कना इसको हम कहेंगे। अगर निगमनात्मक तर्कना, ठीक इसका विपरीत निगमनात्मक तर्क, यानी कि सामान्य सिद्धांतों से विशेष घटनाओं की। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? ये ऑप्शन है, यह अप्रकट प्रक्रिया है। अप्रकट प्रक्रिया अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। अप्रकट प्रक्रिया थोड़ी ना है यार। ये क्या ऑप्शन है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता अप्रकट प्रक्रिया। बी, यह अनायास होता है। अनायास कहाँ होगा भाई? अनायास हो जाता है क्या अधिगम? अनायास हो जाता तो हम ऐसे ही इतनी पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती हमें? अनायास ही पढ़ लेते हम भी, अधिगम हो जाता हमारा, जितना वो एग्जाम में आता वो अनायास ही हमें अचीव हो जाता। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं बोलते हैं भाई साहब, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी गलती हुआ। यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है। तो अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से आपको निपटना पड़ेगा, ठीक है। आप एकदम उत्पाद नहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। अधिगम ये अल्टी परीक्षा निकालने के लिए आपको उस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उस प्रक्रिया से निपटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सीधे आप स्कूल में चेयर में नहीं बैठ जाओगे वहाँ। तो इसका ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बी क्षेत्र सिद्धांत, सी क्रिया परसु अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, डी त्रुटि और पर्याय सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान देना भैया, ठीक है। तो सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, नहीं और है में कन्फ्यूजन हो जाते हैं वहाँ, तो ध्यान रखना है। नहीं है के चक्कर में मैं बहुत से एग्जाम में मैं भी गलती कर देता था। चलिए, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये तो व्यवहारवादी सिद्धांत है भाई साहब, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों में आता है। क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, बिल्कुल क्रिया प्रसूत व्यवहारवादी, ठीक है। त्रुटि और प्रयास, ये तो व्यवहारवादी, जन्म से ही व्यवहारवादी है। चलिए, बचता है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्षेत्र सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। क्षेत्र सिद्धांत जो है ये, इसको हम कह सकते हैं कि सूझ सिद्धांत, सूझ में आ सकता है, सूझ सिद्धांत, ठीक है। एकदम से इसमें निर्णय लेने होते हैं। अच्छा, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? क्षेत्र सिद्धांत दिया था, किसने दिया? लेविन ने दिया था ये, ठीक है। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? लेविन, व्लादिमीर लेविन, कर्ट लेविन, हाँ, व्लादिमीर लेविन नहीं है, ठीक है।
तो कर्ट लेविन भी बोलते हैं इनको हम। तो इन्होंने कुछ इनके बारे में जानकारी है आपको, चलो आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। वैसे इन्होंने सीखना व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक के गुणनफल का परिणाम होता है, ये कहते थे, ठीक है। सीखना, ये कहते थे कि सीखना जो है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक के गुणनफल का परिणाम होता है, ये कहते थे। थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की विषय वस्तु में शामिल नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो गिलफोर्ड ने क्या दिया था, क्या आप जानते हैं? गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि का त्रिआयामी, या जिसको हम त्रिविमीय सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है इसमें। उन्होंने क्या दिया था गिलफोर्ड महोदय ने? त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय और या फिर इसको हम त्रिआयामी भी बोलते हैं, ठीक है। चलो सुन लीजिएगा आप, त्रिआयामी सिद्धांत भी बोल देते हैं। तो उन्होंने त्रिआयामी इसमें क्या रखे थे बताइए? कौन से थे विषय वस्तु उनके त्रिविमीय या त्रिआयामी में? एक पहला तो था संक्रिया, ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा था विषय वस्तु, और तीसरा क्या था? उत्पाद। तीसरा क्या था? उत्पाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? गिलफोर्ड महोदय ने सांकेतिक इसको रखा था, शामिल किया था, शाब्दिक को किया था और आकृतिक को किया था, संज्ञान नहीं किया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 9। RT एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए? RT 2009 ने कितना का सुझाव दिया है भाई बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45:1 का दिया है भाई। सॉरी, ये दिया है 35:1, ठीक है। क्या दिया है? 35:1। 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। और ये रेशियो जो है कुछ जैसे कुछ निश्चित संख्या के बाद, छात्रों की निश्चित संख्या के बाद अनुपात चेंज हो जाता है। तो कौन से अनुपात में चेंज हो जाता है वो बताइए? तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक। तो पढ़ लेना थोड़ा बहुत। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। आज का अंतिम प्रश्न भी है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा घर से दूर हूँ आज, तो इसलिए मैं प्रश्न थोड़ा टाइप कम कर पाया। मैं चाहता तो कोई भी 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज़ रख देता, टाइप कर देता, लेकिन मैं जो भी ये सीरीज चला रहा हूँ ये सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को बना रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो थोड़ा बहुत प्रश्नों को टाइप करने में और प्रश्नों को इकट्ठा करने में और प्रश्नों का निर्माण करने में, प्रश्नों को बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत की भी करनी होती है। तो आप लोग प्लीज़, वीडियो अच्छी लगती है, प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, जिससे कि मैं भी आगे मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं आगे इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूं। तो प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक बाह्य अवस्था है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक बाह्य अवस्था है क्या? ये तो नहीं होता भाई, है? बाह्य और आंतरिक दोनों अवस्था होती हो तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति बोलते ना, बाह्य रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति,
तो ये तो विशेषता बिल्कुल पहला ही सही आंसर लग रहा है। तो चलिए पहले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि हम सीधे आंसर टिक कर लेते हैं, पहले ऑप्शन और भी देख लेते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा से व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। अभिप्रेरणा से व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। अभी सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाएं एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर होती हैं। बिल्कुल, कुछ क्रियाएं तो होती हैं भाई, है ना। तो कुछ क्रियाएं होती हैं, ये तो ठीक ही है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाएं एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर होती हैं, ये भी ठीक ही है। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने पर वह उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। बिल्कुल, अगर आप अभिप्रेरित हैं, है ना, उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहेगा जब तक आपको एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, जारी रहना चाहिए, ठीक है। तभी तो आप प्रेरित कहलाएंगे, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो कौन गलत था इसका, ए ऑप्शन इसका अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।